भरतपुर के तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि नगर निगम द्वारा ड्रोन के माध्यम से बहुउद्देशीय कार्य के लिए तैयार किए जाने वाले प्लान के माध्यम से भरतपुर का सुनियोजित एवं समन्वित विकास कराया जाना संभव होगा। डॉक्टर गर्ग ने स्थानीय लोहागढ़ स्टेडियम में ड्रोन द्वारा तैयार किए जाने वाले ऑनलाइन डिजिटल प्लान के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह डिजिटल प्लान भरतपुर के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं उन्होंने कहा इस बहुउद्देशीय प्लान के माध्यम से जन उपयोगी कार्यों से संबंधित विभाग भी इसके डाटा का उपयोग अपनी भावी योजनाओं के लिए कर सकेंगे और भरतपुर के समग्र विकास के लिए कृत संकल्प हैं। इसी के तहत जिले के आरबीएम जिला चिकित्सालय में चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। वहीं उन्होंने बताया कि शीघ्र ही इस चिकित्सालय ने नेफ्रो, न्यूरो एवं कार्डियोलॉजी ऑपरेशन की सुविधाएं शुरू होंगी। इसी के साथ ही सुपर स्पेशलिटी सेवाएं भी शुरू कराई जाएंगी, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के साथ रेफर करने से निजात मिलेगी। मैं समझता हूँ राजस्थान में जो मेरे को जो जानकारी है, भरतपुर पहला जिला बनेगा जिस वक्त ये सर्वे का काम कंप्लीट होकर के पूरा प्रोजेक्ट तैयार होकर के हमको मिलेगा और फिर नगर निगम इसको डिजिटलाइजेशन करा करके और ड्रेनेज सिस्टम का जो काम शुरू होने वाला है, जो इसके भी काम प्रयास कर रहे हैं हमारे मेयर साहब, जल्दी उस प्रोजेक्ट को हम शुरुआत करेंगे। उसका सारा प्लान तैयार होगा, डीपीआर बनेगी, डीपीआर के बाद फिर जो है वित्तीय एजेंसियों से संपर्क करके उसको भी एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं मेयर साहब को, इनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा, सारे पार्षदगणों को, सारे अधिकारी कर्मचारी, चाहे वो हमारे जिला प्रशासन के लोग हैं, चाहे वो नगर निगम के हैं, चाहे पार्षदगण हैं, सब एक टीम के रूप में काम की शुरुआत की है और इसके रिजल्ट निश्चित रूप से भरतपुर के लिए अच्छे होंगे, ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ। राम मंदिर निर्माण प्रारंभ होने के बाद काशी और मथुरा को भी हिंदुओं को सौंपी जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। लोगों का मत था कि मुगल शासक के द्वारा जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ पर मस्जिद बनाई गई और मथुरा से कृष्ण जन्मस्थान गर्भगृह को तोड़कर उस पर मस्जिद बनाई, इसको लेने के लिए हिंदू संगठन के लोगों ने आंदोलन की तैयारियां प्रारंभ कर दी। लेकिन इस कार्य में अहम भूमिका निभाने वाले विश्व हिंदू परिषद ने अपने आप को दूर रखा है। संगठन के बड़े नेता ने कहा कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता तब तक विश्व हिंदू परिषद मथुरा और काशी के बारे में कोई बात नहीं करेगा। इस बारे में जब तीर्थ नगरी वृंदावन के संत, जो कि विश्व हिंदू परिषद के सदस्य भी हैं, तो उनसे इस बारे में जब तीर्थ नगरी वृंदावन के संत, जो कि विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हैं, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में ये है कि एजेंडे में तो वो है, लेकिन अभी जब तक श्री राम मंदिर का पूर्णतया निर्माण नहीं हो जाता तब तक इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई करना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि जिस सरकार ने, जिस गवर्नमेंट ने हमें इतने मार्ग प्रशस्त करके हमें दिए हैं, राम जन्मभूमि दी है, राम जन्मभूमि पर विश्व हिंदू परिषद का जो शीर्षस्थ पदाधिकारी हैं निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। अब हम 10 जगह उलझ करके उस कार्य को अस्त व्यस्त नहीं करना चाहते और फिर ये भी हो जाएगा कि इनको तो यही करना है। तो देश के अंदर में और भी धार्मिक समस्याएं हैं, अभी कोरोना काल भी चल रहा है, तो इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए आदरणीय श्री चंपत राय जी ने जो कहा है, मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूँ कि जब तक राम मंदिर का पूर्णतया भव्यतम दिव्यतम निर्माण ना हो और उसका शुभारंभ ना हो, उद्घाटन ना हो, तब तक मैं समझता हूँ किसी अन्य ऐसे विषय को अभी हम शुभारंभ नहीं करना चाहते जिसमें हमारी ऊर्जा की पूरी लगे। तो हम एक तरफ से भटकेंगे तो फिर दूसरे काम करने में लोगों का अपना स्वतंत्र विचारधारा है। वो जो भी करते हैं, मैं उनकी विचारधारा को तो अवरुद्ध नहीं कर सकता, लेकिन हमारा तो स्पष्ट रूप से यही निर्णय है कि जब तक हमारी विश्व हिंदू परिषद की शीर्षस्थ पदाधिकारीगण राम मंदिर में, हम लोग अभी व्यस्त हैं कि राम मंदिर का भव्यतम दिव्यतम मंदिर का निर्माण हो और उसके बाद में ही जब हम आएंगे तो पूरी आस्था, निष्ठा और अपने जनबल के साथ में और हर तरह से श्रद्धा के साथ में, क्योंकि इसमें तो सबसे ज़्यादा बड़ी श्रद्धा ही होती है, और हम पूरी श्रद्धान्वित होकर के चलेंगे तो सारे कोर्ट आज भी हमारे अनुकूल हुए हैं और हमारा अगर आचरण अच्छा रहेगा, हमारी अगर आंदोलन की विधि हमारी अच्छी रहेगी, तो निश्चित रूप से हमें पुनः निर्णय जो भी मिलेंगे वो सही मिलेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल में जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता तब तक हम किसी अन्य मंदिर के संदर्भ में चर्चा नहीं कर सकते। उनका कहना एक तरह से
सत्य है कि हमारा एजेंडा में तो है राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखते हो कोरोना का काल है, देश में अशांति का वातावरण है, चीन है, पाकिस्तान है, बहुत तरह के हमारे देश पर झंझावात है। इस समय को देखते हुए जनता को, समाज से मैं यही प्रार्थना करूंगा, जो इसका विरोध कर उनसे भी कहूँगा, इस समय कोरोना का समय है। चंपत राय जी ने जो कहा है राम जन्मभूमि हमारा बन जाए, एक मंदिर हमारा बन जाए राम जन्मभूमि का, फिर हम काशी का विश्वनाथ का लूँगा, फिर राम जन्मभूमि का एक एक करके एक ही नौका में चढ़ के पार उतर सकते हैं। दो नौका में हम पार नहीं उतर सकते हैं। पर राम जन्म का मुख्य मुद्दा था, जितने साल से राम जन्म का तो वो हमारा बन जाए, उसके हम काशी विश्वनाथ देखूंगा, वो भी अक्सर 90% हो ही गया काशी विश्वनाथ। तो हम तुल दे करके समाज में विघटन नहीं करे, दूसरे समय बलगाए नहीं। ये जो कुछ इधर उधर के आदमी हैं ये बलगला रहे हैं, तो कृष्ण जन्म ये करो, कृष्ण जन्म, काशी, हमारा राम, तीनों हमारे एजेंडा में। पर राम जन्म बन जाए उसके बाद हम काशी विश्वनाथ देखूंगा, काशी राम जन्म, ये कृष्ण जन्म, ये तो हमारे एजेंडा में। भारतीय संस्कृति का तीनों धरोहर है, इसको हम मुक्त करूंगा। लेकिन पहले ऐसे समाज में, देश में विघटन नहीं होना चाहिए। भाई भाई विघटन हो, पार्टी में दूसरे पार्टी के कुछ हैं तो बलगा रहे हैं, देश में अशांत फैलाने, हम अशांत फैलाना नहीं चाहते हूँ। हमारे चंपत राय जो कहें उचित कहें, सब संतों का 90% यही निर्णय है जो हम इस मुद्दा को, कृष्ण जन्मभूमि को, चाहे काशी में, इस में नहीं उठाएं। राम जब बन जाए 2 साल 3 साल में, फिर हम तीनों को लेंगे, एक एक करके लेंगे। अब तीनों हम लोग 3 नाव पर पाँव रख के कैसे चलें? एक ही नाव पर चलें, एक नाव से पार ले जाए, फिर काशी विश्वनाथ का पार करें, फिर ये राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि का और बहुत से हैं उसका भी लूँगा। एक एक करके एक बार ऐसा करना उचित नहीं है हमारे विचार से। नहीं, जैसा कि अभी विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री जी ने कहा कि काशी और मथुरा भी हमारे एजेंडे में नहीं जब तक कि राम मंदिर का निर्माण नहीं होता, इस बारे में आपका क्या कहना है? उन्होंने ये कहा कि अभी हमारे एजेंडे में नहीं है, तत्काल में। एजेंडे में तो है, लेकिन तत्काल में हमारा ध्यान केंद्रित जो है वो अयोध्या पर है। अयोध्या को विधिवत हम देख लें, अयोध्या से हम तैयारी कर ले। 3 वर्ष का समय दिया है, 3 वर्ष में हम अयोध्या से मंदिर भव्य बना के उसका उद्घाटन कर दें, वो विश्व स्तर का स्थल बन रहा है। अब उसके बाद में एजेंडा में तो हमारे काशी भी है और मथुरा भी है, दोनों है, लेकिन अभी नहीं, अभी तत्काल में तो हम केवल मथुरा अयोध्या की चर्चा कर रहे हैं। अभी जैसे कि अभी रिट दायर की गई थी, वो न्यायालय का विषय है, न्यायालय ने नहीं समझा होगा या कोई बात समझी होगी, यहाँ से कैंसिल हो गई तो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से कैंसिल हो जी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो मतलब अभी आप लोगों के विचार से 3 साल के बाद में दोबारा से कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, अभी 3 साल भी नहीं कहते, अभी तत्काल में 10, 15, 20 दिन, महीना, 2 महीना में पहले हम लोग राम मंदिर को प्रौढ़ बना ले, उसे मजबूती कर ले। जब हमारा वो हो, वहाँ पर ठीक हो जाएगा तो हम आगे काशी देखेंगे, मथुरा देखेंगे। काम तो तीनों है। अभी हाथरस में मतलब जो जातीय दंगा भड़काने की कोशिश की गई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत बुरा है। ये अदूरदर्शी राजनेताओं की, अदूरदर्शी राजनीति, दिशाहीन राजनीति, सत्ता लोलुपता की राजनीति, ये भारत को कहाँ पहुँचा देगी इसका कोई पता नहीं है। और ये दुष्ट लोग समझ नहीं पा रहे हैं, नेता लोग, ये सारी राजनीति है, राजनीतियों का षड्यंत्र है। जो पूरा हाथरस कांड है, सारा का सारा कांड अब आप देखेंगे कुछ दिन में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, खुलकर हो जाएगा। इसमें योगी को ये चाहिए, जो भी पकड़े गए हैं, चाहे वो पत्रकार रूप से हों, चाहे वो नेता हों, चाहे और लोग हों, इनको कठोरतम दंड का विधान करना चाहिए और सब पर रासुका लगा देना चाहिए। और उस क्षेत्र में किसी भी नेता को नहीं जाने देना चाहिए। और लड़की के संग जो घटना घटी है, वो क्या घटी है, कैसी घटी है, वो दुखद घटना, मृत्यु किसी की भी नहीं होना चाहिए। बलात्कार देश के किसी भी कोने में नहीं होना चाहिए, कोई भी भ्रष्टाचार देश के कोने में नहीं होना चाहिए। जिसकी लड़की मरी है या मारी गई है वो दुखद विषय है, उसके संग हम लोगों की सहानुभूति है। झांसी की नवाबाद थाना पुलिस ने छिनैती और लूट करने वाले गैंग को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जहां उन्होंने अपना नाम मोहम्मद रफीक, इमरान और समीर बताया। पुलिस के अनुसार उक्त तीनों पर कई मुकदमे दर्ज हैं।
तीनों बदमाश सड़क पर चलने वाले लोगों को अपना निशाना बनाते हैं और मौका लगते ही छिनैती और लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। उन्होंने दर्जनों केसों को अंजाम दिया है। पकड़े गए सभी बदमाशों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। ये थाना कोतवाली नवाबाद की टीम ने अभी जो जनपद में अभी सूचना प्रसारित हुई थी कि एक मोबाइल छिनौती और लूट करने वाली अपराधी जो हैं सक्रिय हो गए हैं, उसको लेकर के उच्च अधिकारियों की तरफ से भी निर्देश था। उसी अनुक्रम में थाना नवाबाद की टीम, इंस्पेक्टर नवाबाद के द्वारा जो टीम बनाई गई और ये लोग अपना मुखबिर मामूर थे, बाहर गश्त पे थे, तभी इनको सूचना मिली कि ये गेट नंबर 2 मेडिकल चौराहा गेट नंबर 2 के पास कोई संदिग्ध बाइक वाले देखे जा रहे हैं। उनको पकड़ के उन्हें पूछताछ की गई तो उनके पास से 12 चोरी और लूट के 12 मोबाइल बरामद हुए हैं और सभी के खिलाफ तत्काल थाना आजा पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। अब ये स्नैच भी कर लेते थे, मौका पाए तो छीन भी लेते थे, दोनों चीज़ें होती हैं। झांसी जिले के एरस थाना अंतर्गत ग्राम बामौर में कर्ज से परेशान एक किसान ने फांसी लगा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दरअसल बामौर निवासी 70 वर्षीय कमल कुशवाहा के पास 1 बीघा जमीन है। वह खेत पर रहता था। आज सुबह जब उसका बेटा किशोरी लाल खेत पर गया तो देखा कि उसके पिता फांसी पर लटक रहे थे। यह देख इसकी सूचना थाने की पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी करते हुए शव को कब्जे में लिया। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि कमल कुशवाहा पर लगभग 4 लाख रुपए का कर्ज था, जिसको लेकर वह काफ़ी चिंतित रहते थे। वहीं मौके पर पहुंचे कांग्रेस किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार ने बताया कि थाना एरच में बामौर एक प्लेस है जहां पर सुबह एक किसान द्वारा अपने खेत पर आत्महत्या कर ली गई थी। उनके पुत्र द्वारा बताया गया था कि वो कुछ परेशान थे और रात्रि में अपनी पत्नी के साथ खेत पे ही सोए थे और सुबह के वक्त जब लोग उठे सुबह उठ के तो उन्होंने पेड़ पर फांसी लगा ली और आत्महत्या कर ली। इस विषय में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बुंदेलखंड की बदहाली चरम पर है। लगातार 5-6 सालों से यहाँ फसलें बर्बाद हो रही हैं। किसान यहाँ का कर्ज में दबा हुआ है। आए दिन किसान यहाँ आत्महत्या करता है। प्रदेश सरकार को पता है, केंद्र सरकार को पता है। यहाँ आए दिन 2-4 किसान फांसी लगाकर या कीटनाशक दवा पीकर आत्महत्या कर लेते हैं। इसी कड़ी में आज रात को ग्राम बामौर, पोस्ट बामौर, तहसील गरोठा, थाना एरच का निवासी किसान कमल कुशवाहा, जिसकी उम्र 70 वर्ष है, 1.25 बीघा का जमीन का काश्तकार था। 1.25 बीघा में भिंडी की फसल लगाए हुए था। उसके ऊपर 30,000 रुपये का KCC कार्ड का कर्जा था और उसके ऊपर 3-4 लाख रुपए का साहूकारों का कर्ज था। कर्ज चुकाने की हैसियत में नहीं था किसान। साहूकार दबाव बना रहे थे। कर्ज न चुका पाने की हैसियत में कई दिनों से वो टेंशन में था। भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई हैं, जिसमें आने वाले त्योहारों पर किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। कोई भी झांकियां ताजियां नहीं निकाले जाएंगे। एक जगह पर कार्यक्रम करें, सिर्फ 100 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, वह भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। इस संदर्भ में आने वाले 7 और 8 तारीख को चहल्लुम को लेकर थाना कोसी कला परिसर में पीस कमेटी की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उप जिलाधिकारी छाता हनुमान प्रसाद मौर्य, क्षेत्राधिकारी छाता जगदीश काली रमन, थाना प्रभारी कोसी कला प्रमोद पवार, चौकी प्रभारी महेंद्र सिंह और साथ में कोसी कला के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। 7 और 8 तारीख को चहल्लुम को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी झांकी नहीं निकाली जाएगी। समाज के हमारे जो अभी चहल्लुम का त्यौहार आने की आगे आना है, उसी क्रम में बैठक की गई थी, जिसमें गणमान्य लोग व्यक्ति सब इकट्ठा हुए थे। उनके साथ डिस्कशन हो चुका है। उनको बताया गया है कि इस त्यौहार को भी आप जो नियमानुसार डिस्टेंस का पालन करते हुए आप कर सकते हो। कोई शोभा यात्राएँ नहीं निकलेगी, कोई झांकी नहीं निकलेगी। साथ ही साथ कुछ और लोगों ने कुछ कंप्लेंट लोकल की है नगर पालिका से संबंधित, जैसे उन्होंने बताया कि कुछ अतिक्रमण है, कुछ जानवर छूटे हैं। मैंने उस मामले को गंभीरता से लिया है और नगर पालिका को मैं उस मामले में उनको कड़ाई से निर्देश देकर निराकरण करा दूँगा। थाना कोसी कला पे मीटिंग रखी गई थी। जो आगामी त्यौहार आ रहे हैं उसमें व्यापारी संघ और अपने जो शहर के और नामचीन और प्रमुख आदमी सभी को बुलाया गया था और अभी चहल्लुम आ रहा है, उसके संबंध में चर्चा हुई है। जो
भारत सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी हैं, उसी के तहत ही कोई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हो सकता है। कोई किसी तरह की यात्रा, मार्च या झांकियाँ नहीं निकल सकती हैं, इस बारे में बताया गया। और जो 2 गज की दूरी और मास्क लगाना, उस संबंध में एसडीएम साहब ने जानकारी दी है। उन्हीं नियमों के तहत कोई कार्यक्रम आयोजित हो सकता है, धार्मिक कार्यक्रम, और किसी तरह का कोई शोभा यात्रा या मार्च संभव है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर यशपाल बघेल ने राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पर हुए पुलिस प्रशासन द्वारा लाठी डंडों से प्रहार को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का फैसला लिया। इसको लेकर कोसी कला के स्थानीय होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों लोकदल के कार्यकर्ता एकजुट हुए। इस प्रेस वार्ता में डॉक्टर यशपाल बघेल ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार की घटनाएं लोकतंत्र की हत्या है और जयंत चौधरी पर लाठियां चलाने वाली सरकार को रालोद कार्यकर्ता अब हटाकर ही दम लेंगे। मोदी सरकार ने देश के दाताओं को भी छलने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसके ऊपर 3 किसान विरोधी अध्यादेश लाद दिए हैं। आज इस देश का किसान अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, उसे लाठियां खानी पड़ रही हैं। आज इस देश के किसान, मजदूर, व्यापारी, युवा, महिला सहित सभी वर्ग परेशान हैं। देखिए, अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने बताया, बहुत ही भयानक स्थिति है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और पूरे प्रदेश में जंगल राज है। आए दिन घटनाएं हो रही हैं। गत दिवस जो घटना हाथरस में हुई, उस घटना में हम हिंदू माइथोलॉजी के लोग हैं या सभी धार्मिक ग्रंथों में, सभी धर्मों में ये व्यवस्था होती है कि कहीं भी शोक व्यक्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति जाता है एक दूसरे के यहाँ। उसी परंपरा के तहत आदरणीय जयंत चौधरी, जो राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोकदल के, वो वहाँ हाथरस में पीड़ित परिवार को संवेदना व्यक्त करने के लिए गए थे और एक साजिश के तहत जब वो पत्रकार वार्ता कर रहे थे, उसी समय एक पुलिस के समूह ने आकर के उन पर जानलेवा हमला किया। अगर वहाँ उनके समर्थक नहीं होते और उनको कवच बना करके नहीं सुरक्षित करते तो निश्चित तौर पे उनको मारने की साजिश थी। चूँकि जयंत चौधरी इस प्रदेश के और युवा राष्ट्रीय नेतृत्व के उभरते हुए चेहरे हैं।